और बड़े बड़े उद्योगपति कारपोरेट, इनको वेल्थ टैक्स माफ। इन्होंने जो बैंकों को डुबाने का काम किया वो पैसा माफ। मोदी जी की सरकार इतनी उन लोगों के ऊपर मेहरबान क्यों और गरीबों के ऊपर नाराज क्यों? धनी लोगों के ऊपर मेहरबानी होने वाली सरकार और गरीबों के ऊपर कहर बरपाने वाली सरकार आजकल वो ईरानी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जब सिलेंडर गैस का भाव 1200 के ऊपर चला गया, 400 रुपए के ऊपर चला गया था 2014 में, बहुत हो गई महंगाई की मार, अभी 1200 के ऊपर हो गया। हर पेट्रोल पंप पे एक तो एडवर्टाइज दिखती थी, हमारे गरीब महिलाओं के आग का दूहा निकालने का काम हमने किया। अभी आग से आंसू निकालने का काम कौन कर रहा है? लेकिन उसके खिलाफ ना विपक्ष बोलता है, ना लेफ्टिस्ट फोर्स बचे, और इसलिए उनको लगता है कि अब ऐसी पॉलिसियां बनाए ताकि हमारे सामने कोई ना बचे। वन नेशन वन इलेक्शन, उसी के तहत आगे वो क्या कहेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। वन नेशन के साथ किसको जोड़ेंगे पता नहीं। ये जब सारी नीतियों को देखते हैं तो सवाल उठता है, और ये जब सवाल उठाते हैं, चाहे मामला महंगाई का हो, चाहे मामला बेरोजगारी का हो, सामाजिक अन्याय अत्याचार का हो, देश के अर्थनीति का हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का हो, तो मोदी जी के पास समय नहीं होता बात करने के लिए, जवाब देने के लिए। सरकार को ही अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नहीं प्रकाशित करती, तो ये प्रजातंत्र में ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ वाली काम करने की जो नीति है, ये भारत को, प्रजातंत्र को मजबूती नहीं देती, कमजोर बनाती है। और ये कमजोर भारत के प्रजातंत्र को बनाने वाली नीतियां चलाने वाली सरकार, चाहे किसी भी दल की हो, क्या वो भारत का भविष्य बनाएगी? और इसलिए ऐसी सरकार कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी सनातन के नाम पे बहुतांश लोगों का धार्मिक, मानसिक एक शोषण करने के तरीके हमेशा ढूंढती रहती है। आपने देखा होगा फिलहाल कनाडा का मसला कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन यहां के लोगों को 2024 की तैयारी करनी है और कनाडा वालों को 2025 की तैयारी करनी है। मिली जुली भगत का मामला रहता है, आप हमारी पीठ थोड़ी खुजा दो, हम आपकी कर देंगे। इस तरह से काम करने वाली सरकार देश के लोगों के साथ न्याय कैसी कर सकती है? और इसलिए सवाल उठेंगे, और यही सवाल बुनियादी रूप से बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, जो अभी 6 राज्यों में काम करती है, हर राज्य में अपने औकात पर, अपने ताकत पर उठाती है, किसी के सहारे पर नहीं और किसी के इशारे पर नहीं। ये जब असलियत बात है, क्योंकि बंधारण के साथ न्याय करने की अगर नीति नहीं है तो उसका अम्बेडकरवादी होने के नाते उसका पुरजोर विरोध करना ही हमारा परम कर्तव्य मानते हैं, और यह कर्तव्य हम करते रहेंगे, चाहे कीमत कुछ भी देना पड़े। ये जब बात बीजेपी वाले समझ रहे हैं तो इन्होंने अभी बंधारण को भी हाथ लगाने का शुरुआत किया, और हमारे दूसरे दल के लोग अपनी दलितों की बस्तियां, पिछड़ों की बस्तियां यहां जाकर कहेंगे बंधारण बचा लो। बेचारा हमारा कोई
डायरो करने वाला आदमी चिल्ला चिल्ला कर कहेगा बंधारण बचा लो, क्या इससे बंधारण बचेगा? बंधारण बचेगा या जाएगा, इसका फैसला पार्लियामेंट के अंदर होगा। बंधारण बचेगा या जाएगा, इसका फैसला देश के कई राज्यों के विधानसभा में होगा। और वहां चुने गए हमारे जनप्रतिनिधि गूंगे और बहरे बनकर बड़े बड़े राजनीतिक दलों की गुलामी करने में मशगूल है। यहाँ के पंजाब में, ये गुजरात में लघुमती समाज के लोग बड़ी संख्या में, लोकल बॉडी में अभी उनको 27% आरक्षण मिला। कितने लोगों ने आवाज उठाई कि भाई हम इतने लोग मेजॉरिटी होने के बावजूद भी गुजरात के बैकवर्ड क्लासेस के साथ नाइंसाफी होती है। एक भी आवाज नहीं। पूरे देश का बैकवर्ड क्लास ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमारी आबादी कितनी है ये तो बताओ, उसके लिए काउंटिंग तो करो, सेंसस तो करो। गलत क्या है? अगर आप गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट गैजेट होता है, वो गैजेट में एक जिले में जानवर कितने हैं इसके भी आंकड़े हैं, गांव कितने हैं, ग्राम पंचायत कितने हैं, वो सारे आंकड़े हैं। अरे यहां तो गधों घोड़ों की भी गिनती होती है, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लोगों की गिनती मोदी कहते हैं, मोदी की सरकार कहती है, पार्लियामेंट में आकर कहती है कि हम आपकी गिनती नहीं करेंगे। देश के पार्लियामेंट में ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उनके लगभग 90 के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक आवाज नहीं करता। दलित समाज के लगभग 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सारे के सारे गूंगे बहरे। आदिवासी समाज के 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये दलित, आदिवासी और पिछड़ों के मिलकर लगभग 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर ये चुपचाप भी एक किनारे से अलग हो जाए तो केंद्र की सरकार नहीं रहेगी। लेकिन ये पॉलिटिकल स्लेव है, ये गुलाम है, और ये किसी भी दल में हो, इनमें अपने लोगों के हक और अधिकार की बात करने की औकात नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं कि बंधारण बचाने की बात कोई चांदखेड़ा में नहीं होगी, उसके फैसले से नहीं होगी, थोड़ा बहुत दबाव तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन फैसला तो पार्लियामेंट के अंदर होगा। और पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर गलत लोग हैं, गुलाम लोग हैं, तो वो बंधारण को नहीं बचा पाएंगे। रोजी रोटी के तलाश में रहने वाला देहाती किसान और मजदूर वो बंधारण को नहीं बचा पाएगा। सरकारी नौकरी में सिविल सर्विस कंडक्ट के रूल के दायरे में रहने वाला, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, वो बंधारण को नहीं बचा पाएगा। बंधारण बचाने के लिए पार्लियामेंट में ताकत होना जरूरी है। गुजरात के लोगों ने इसको भी लेकर कभी सोचना चाहिए। और इसीलिए आज की ये पब्लिक मीटिंग लोकतंत्र को लेकर, बंधारण को लेकर, नीतियों को लेकर, केंद्र की बैठी हुई सरकार का रवैया क्या है। हम यहां कांग्रेस की भी वकालत नहीं करते, जो गलत है उनको गलत कहना हमारा फर्ज है। और इसीलिए जो पिछले 10 साल से कोई न कोई पॉलिसी बताता है तो उनको लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बीजेपी वाले जवाब देने के बजाय उत्तर भारत में हर पिछड़े वर्ग के आदमी को कावड़ उठाओ, हरिद्वार चले जाओ। गुजरात में भी वही है। बापू लोग बहुत बड़े हैं गुजरात में, रोज हरि कथा सुनाते, अंबाजी की कथा और बहुत सारी, और गुजरात की महिलाएं तो सारी कथाएं में सुनती रहती है। बापू लोगों का बहुत बड़ा बोलबाला है। मैं भी एक बापू को मिला हूं, शंभुनाथ जी को, 2004 में।
याद है, कुछ लोगों को है मालूम, यहां बैठा है जयेश, मैं भी मिला हूं, लेकिन ये बापू लोग जब बीजेपी आरएसएस की वकालत करके गुजरात के लोगों को असलियत से दूर रखते हैं, तो बापू लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। गुजरात के लगभग सारे आदिवासी समुदाय में ये बापू लोगों का बड़ा काम है, और ये आदिवासी को आजकल हिंदू बनाने के चक्कर में उनका सारा रिकॉर्ड बदलने में लगे हैं। ये बापू लोगों का बड़ा भारी काम गुजरात में है, और इसीलिए बीजेपी आरएसएस अपने अलग अलग साधनों के माध्यम से काम करती है। सही काम करती है तो सराहना भी होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं, लेकिन गलत काम है तो उसका टीका टिप्पणी भी होना चाहिए। और आजकल देखो लेटेस्ट एडिशन में उन्होंने कहा कि इससे आगे हम इंडिया नाम को छोड़ेंगे और भारत नाम को अपनाएंगे। तो आज तक क्या गलती कर रहे थे क्या? आज तक इंडिया और भारत का फर्क नहीं पता चला, और ऐसा कह के भारत के संविधान की आर्टिकल 1, क्या उसकी धज्जियां नहीं उड़ा रहे हो? क्या उसको मजाक नहीं कर रहे हो? और अगर भारतीय संविधान का इस तरह से मजाक करते हो तो क्या आपके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होगी? और इसीलिए सरकार की सोच और नीयत, इनके बारे में शंका है।